कांशीराम साहब आए, बहुजनों की बात किया, लेकिन बाद में सर्वजनों की हो गई। मुलायम सिंह जी आए, समाजवाद की बात किया और बाद में पूंजीवाद हो गया। सोनेलाल जी आए, सबको समान भागीदारी की बात किया, लेकिन बाद में एक अपने परिवार की बात हो गई, उनके पार्टी की एक। ये मनुवादी लोग हमको प्रजा भी बनाते हैं, जबकि हमको घर का मालिक होना चाहिए। सारी वस्तुएं हम बना के देते हैं, रहने के लिए घर हम बना के देते हैं, शरीर को सजाने के लिए आभूषण हम देते हैं, सर को छिपाने के लिए छत हम बना के देते हैं, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं हम बना के देते हैं, लेकिन हमको प्रजा की श्रेणी में रखा जाता है, आपको भी प्रजा की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि अखंड भारत की नींव रखने वाला आपका महापुरुष था। शिव प्रसाद विश्वकर्मा अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए और एक अध्यादेश जारी कर दे, मीडिया पर बोल दे कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर घर में मनाई जाएगी, फला समय पर मनाई जाएगी, तो चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो, वह कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने फरमान जारी किया था कि इतने बजे सब अपने घर के बाहर खड़े होकर के थाली बजाएंगे। तो सोनिया गांधी भी बजाई थी, राहुल भी बजाए थे, अखिलेश भी बजाए थे, मायावती भी बजाई थी, अनुप्रिया पटेल भी बजाई थी, ओम प्रकाश राजभर भी बजाए थे और संजय निषाद भी बजाए थे, लालू यादव भी और नीतीश कुमार भी बजाए थे, उधर पश्चिम बंगाल की दीदी भी बजाई थी, सारे लोगों ने बजाया था। ये है राजनीति में, ताकि लोग बड़े लच्छेदार भाषण करते थे, मैं भी करता था, बड़ा बड़ा इतिहास गाया करता था, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, राजा हुए हैं, हम राजपाट करने वाले लोग हैं। हम जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा। और मेरा मानना है कि जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। तब मेरे को समझ में आया कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल हर जाति के नेता को नंबर 1 की राजनीति करने का मौका दिया करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी पार्टी में 5 फाट हो गया, उनकी बेटियों में 2 पार्टियां बन गई, अब यह जातिवाद परिवारवाद की पार्टी हो गई। अब विश्वकर्मा जी इसमें आपका शरण नहीं है, आपको टिकट मिलने वाला नहीं है। जितनी भी परिवारवादी जातिवादी वंशवादी पार्टियां हैं, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है एक एक चुनाव में डबल जीरो पर होती चली जा रही। इसका कारण क्या है? अभी संस्थापक जी ने सारी बातें आपको बता दिया कि अखंड भारत के निर्माता महापद्मनंद जी ने नींव रखी, अखंड भारत को पूर्ण स्वरूप देने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, राष्ट्र निर्माण का काम सम्राट अशोक महान ने किया, जिनकी 29 मार्च को जयंती है। अशोकाष्टमी जो हम लोगों के महापुरुष थे, सारी बात आपको उन्होंने बताने का काम किया। इस देश, यह देश जो लोकतांत्रिक है और इस देश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लोकतंत्र को दरकिनार करके जातिवाद वंशवाद परिवारवाद पे चल रही हैं, उनके बारे में भी आपको बताने का काम किया। और आप लोगों ने सुना और देखा भी और देख भी रहे हैं, जितनी भी परिवारवादी जातिवादी वंशवादी पार्टियां हैं, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है एक एक चुनाव में डबल जीरो पर होती चली जा रही। इसका कारण क्या है? 92 में बनी पार्टी 4 बार सत्ता में आई उत्तर प्रदेश के, कारण क्या है कि उसके सांसद कम हो गए, उसके विधायक कम हो गए, कि एक बिरादरी के अलावा अदर बैकवर्ड उसको वोट नहीं किया, इसलिए उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। एक पार्टी 85 में बनी, जातिवाद वंशवाद परिवारवाद और एक जात को लेकर के चलने लगी,
जो नारा इस 90% समाज के लिए दिया करती थी, 1585 का नारा दिया करती थी, आज उस पार्टी का हश्र क्या है? आपने देखा कि एक बिरादरी के अलावा अदर दलित उसको वोट नहीं किया, वो डबल जीरो पर हो गए। एक विधायक जीता है, वो अपने बलबूते पर जीता। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो जातिवाद और वंशवाद, परिवारवाद पर चल रही हैं। वो कभी भी हम सब 90% समाज के लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। हम लोग लाख चिल्लाते हैं, समस्याओं का अंबार गिनाते रहते हैं। हमारे बीच में हमारे समाज के नेता लोग आते हैं, किसी को किसी पार्टी ने कभी एमएलसी बना दिया, कभी दर्जा प्राप्त मंत्री का खिताब दे दिया, तो आकर के समाज के बीच में चिल्लाते हैं कि देखो, मैं नाई बिरादरी का, मैं विश्वकर्मा बिरादरी का, मैं कुम्हार बिरादरी का, हमको फला पार्टी ने एमएलसी बना दिया, दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया, हमारे समाज का सम्मान किया। उससे भला होगा? अभी साहब ने बताया, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा बाबू जगदेव प्रसाद जी का। बिहार के लेनिन कहे जाते, भारत के लेनिन कहे जाते हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, शोषित दल। 6 बार शोषित दल की सरकार बनी, 3 बार शोषित दल से और 3 बार शोषित समाज दल से। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं लिया और कभी भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं किया। उनके अंदर एक मानवता, एक व्यवस्था थी, एक सोच थी कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और यहां अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता, अनेक जाति के लोग यहां रहते हैं, इनको बारी बारी से मुखिया बनाया जाए। जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जब इस देश की मुखिया बनेंगे, इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, इन संगठनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे, तो इनका सम्मान होगा। तो उन्होंने बारी बारी से अलग अलग जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, अलग अलग लोगों को अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लेकिन उनके चले जाने के बाद जब उन्होंने दुनिया छोड़ी, तो फिर उसमें भी जातिवाद आ गया। उसमें भी एक व्यक्ति बैठ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर, वो हटना नहीं चाहा। 90% समाज के लोगों के साथ अन्याय होना शुरू हो गया। और यह 90% समाज के लोग इतने बड़े महत्वाकांक्षी हैं, इतनी बड़ी इनकी महत्वाकांक्षा है कि सभी एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचना चाहते हैं, सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि कुर्सी एक ही है। संतोष नहीं है, धैर्य नहीं धारण कर सकते कि बारी बारी से हम लोग बैठें। जैसा कि हमारी पार्टी में भी संस्थापक जी ने बताया, हम लोगों ने एक कार्यकाल निश्चित किया है कि बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जिसका कार्यकाल 3 साल का होगा, यानी सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 साल का होगा। और जिस जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, 3 साल के बाद हटने के बाद फिर उस जाति का, उस परिवार का कोई भी व्यक्ति सम्यक पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा। और जिस क्षेत्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जिस प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, फिर उस प्रदेश का, उस क्षेत्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। अगर उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विश्वकर्मा जाति का है, तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का बनेगा, तो वो नाई समाज का बनेगा। और 3 साल के बाद अगर नाई समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा, तो फिर उसकी बिरादरी का, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी नहीं होगा 3 वर्ष तक। 3 वर्ष के बाद फिर वो 0 से शुरू करेगा। इसी तरह से हम लोगों ने विधायिका और संसदीय चुनाव में भी किया है। एक बार विधायक का टिकट आपको मिलेगा, जब तक आप जीत नहीं जाते हैं तब तक आपको टिकट मिलेगा। जिस दिन आप जीत गए तो दोबारा जब वहां के कार्यकर्ता आपको कहेंगे तो आपको टिकट दिया जाएगा, और नहीं
तो दोबारा आपको वहां से टिकट नहीं दिया जाएगा। दूसरे जाति के कार्यकर्ता को हड़िया विधानसभा जिसे मान लीजिए टिकट दिया जाएगा और वह जीत करके लखनऊ की कुर्सी पर जाए, या इस फूलपुर, ये हड़िया तो शायद भदोई में आता है, नहीं, संसदी में, भदोई संसदी में। इस तरह से हम उसमें भी एक व्यवस्था दिए। किताब जो आप लोगों को दी गई है इसको पढ़िएगा, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और जो व्यक्ति 3 बार इस किताब को मन लगा करके पढ़ लेगा, इस देश में जो 90% समाज की 3,500 पार्टियां हैं, इन पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को जवाब देने का मादा आप रख लेंगे। और इस देश में जो मनवादी पूंजीवाद की सरकार चल रही है, ऐसी सरकार से लड़ने के लिए एक बहुत बड़े संगठन का आप लोग नींव जो रखी गई है उसके साथ लग करके इस लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी बना करके डबल पी पर कब्जा करने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे। डबल पी का मतलब पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री। हम उदाहरण देना चाहते हैं, लोग तमाम तरह के, हम तो 28 साल से समाज की सेवा में लगे, राजनैतिक पार्टियों में भी रहा, लेकिन जातिवाद के नाम पर राष्ट्रीय महासचिव रहा, अच्छा वक्ता रहा, शायद नाम भी सुने होंगे। एक आध बार यहां से चुनाव भी लड़े थे वो फूलपुर से, डॉक्टर सोनेलाल पटेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका दाहिना हाथ बोला जाता था। भीड़ अगर भागने लगती थी तो वो संचालक को कहते थे कि डॉक्टर विश्वकर्मा को लगा दो, भीड़ को रोक लेगा। स्टार वक्ता हुआ करता था, 28 साल तक काम किया। 2017 में टिकट दे करके सवेरे से टिकट काट दिया गया। सवेरे नामांकन करने के लिए तैयारी कर रहा था मैं, तब मेरे पास फोन आ जाता है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, आप नहीं लड़ेंगे, आप नामांकन नहीं करेंगे। तब मेरे को समझ में आया कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल हर जाति के नेता को नंबर 1 की राजनीति करने का मौका दिया करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी पार्टी में 5 फाट हो गया, उनकी बेटियों में 2 पार्टियां बन गई। अब यह जातिवाद परिवारवाद की पार्टी हो गई। अब विश्वकर्मा जी इसमें आपका शरण नहीं है, आपको टिकट मिलने वाला नहीं है। तो घर बैठ गया था कि राजनीति नहीं करूंगा। सामाजिक सम्मेलनों में जाया करता था, समाज के लोग बड़े लच्छेदार भाषण करते थे, मैं भी करता था, बड़ा बड़ा इतिहास गाया करता था। इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, राजा हुए हैं, हम राजपाट करने वाले लोग हैं। हम जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा। और मेरा मानना है कि जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना में थाली बजाए थे ना आप लोग? कोरोना में थाली बजाए थे, सामाजिक व्यवस्था है। शिव प्रसाद विश्वकर्मा अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए और एक अध्यादेश जारी कर दे, मीडिया पर बोल दे कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर घर में मनाई जाएगी, फला समय पर मनाई जाएगी, तो चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो, वह कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने फरमान जारी किया था कि इतने बजे सब अपने घर के बाहर खड़े होकर के थाली बजाएंगे। तो सोनिया गांधी भी बजाई थी, राहुल भी बजाए थे, अखिलेश भी बजाए थे, मायावती भी बजाई थी, अनुप्रिया पटेल भी बजाई थी, ओम प्रकाश राजभर भी बजाए थे, और संजय निषाद भी बजाए थे, लालू यादव भी और नीतीश कुमार भी बजाए थे, उधर पश्चिम बंगाल की दीदी भी बजाई थी, सारे लोगों ने बजाया था। यह है राजनीति में ताकत। इसलिए 90% समाज के लोगों को हमारे संस्थापक जी और हम लोग सब मिल करके ये बताने का काम कर रहे हैं कि सब एकजुट हो जाओ, जातियां नहीं हटेंगी। अब तो इन लोगों ने रोम रोम में भर दिया है, लेकिन
राजनीतिक स्तर पर हम सब 90% समाज के लोग जिनको शूद्र कहा जाता है, ऐसे शूद्र लोग हम लोग इकट्ठा होकर के इस देश में एक लोकतांत्रिक संगठन का निर्माण करके इस पूंजीवाद की सरकार जो हम लोगों का अधिकार छीन रही है, इस देश को बेचने का काम कर रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करें और हम अपने बेटे को लखनऊ दिल्ली का राजा बनावें। तब वहां से एक आशा की किरण आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आप गर्व से कहोगे कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। हमारे महापुरुषों ने जो कुर्बानियां की थी उन सपनों को हमने साकार कर दिया है। आज हमारा बेटा लखनऊ का राजा है, हमारा बेटा दिल्ली का राजा है, जो विकास की गंगा हमारे दरवाजे तक पहुंच रही। इसलिए साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। संस्थापक जी ने विस्तार से आपको बता दिया, लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप महापद्मनंद के वंशज हैं, कर्पूरी ठाकुर के वंशज हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका सामाजिक सम्मेलन होता है ना, तो उसमें एक नारा लगता है। क्यों प्रधान जी? बोल मजूरा हल्ला बोल, परजावट पर हल्ला बोल। एक बार आपके समाज के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा पे थे और कार्यक्रम उन्होंने मिर्जापुर घंटा घर में किया था। मुझे विशिष्ट अतिथि बनाया गया था, मैं भी गया था। अति पिछड़ा वर्ग, हम लोग अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, संख्या हम लोगों की कम है, हम लोगों को प्रजा की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये मनुवादी लोग हमको प्रजा भी बनाते हैं, जबकि हमको घर का मालिक होना चाहिए। सारी वस्तुएं हम बना के देते हैं, रहने के लिए घर हम बना के देते हैं, शरीर को सजाने के लिए आभूषण हम देते हैं, सर को छिपाने के लिए छत हम बना के देते हैं, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं हम बना के देते हैं, लेकिन हमको प्रजा की श्रेणी में रखा जाता है। आपको भी प्रजा की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि अखंड भारत की नींव रखने वाला आपका महापुरुष था। लेकिन जब मैं वहां खड़ा हुआ तो लोगों ने कहा बोल मजूरा हल्ला बोल, परजावट पर हल्ला बोल। हमने कहा भैया बंद हो जाओ, काहे को प्रजा हो आप? अगर परजौटी खत्म करना है तो ये नारा लगाने की जरूरत नहीं है, ये साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है, ये लाउड स्पीकर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, न टेंट लगाने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं, एक फरमान जारी कर दो, हम परजौती 2 मिनट में खत्म करेंगे। अध्यक्ष जी मुस्कुराने लगे कि विश्वकर्मा जी कहेंगे क्या? हम का कैंची छुरा चलाना बंद करो और हम उस पर सांग रखना बंद कर दें, परजौती खत्म हो जाएगी। और नहीं तो ठीक है, गांव में छोड़ दोगे आप, सैलून की दुकान खोल लोगे, एक बोर्ड टांग दोगे कि घर के काम के लिए 1100 रुपए, 5100 रुपए, फिर क्या करोगे? जाकर के परजौटी नहीं करोगे? क्यों प्रधान जी? तालियां बजी, लोगों ने माना उसको। और अभी इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे, बहुत अच्छे साथी हैं, जो आप लोगों का एजुकेशन ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं। अभी लखनऊ में कार्यक्रम उन्होंने किया था, राजनाथ को बुलाया था। क्या दिया राजनाथ? तो सामाजिक सम्मेलनों से हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अभी संस्थापक जी ने बताया कि 32% हम अति पिछड़े समाज के लोग हैं। अरे ठीक है, मौर्य समाज के लोग पार्टी बना लिए, चलो भाई ठीक है, आप अपनी पार्टी में घूमो। पटेल समाज के लोग बना लिए, घूमो। यादव समाज के लोग बना लिए, घूमो। वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन हम 32% लोग, नाई है, कुम्हार है, विश्वकर्मा है, धोबी है, गुप्ता है, जिसको हम तेली कहते हैं, ऐसे समाज के लोग इकट्ठा होकर के इस सम्यक पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बना करके इस देश में बैठी हुई इन पूंजीवाद की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये भी लोग सोचते होंगे कि चलो यार, ये लोग भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की इस बनने की कोशिश में है,
59 साल हमारी उम्र हो रही है और साहब तो 60 साल के होकर के रिटायर 64 के हैं। पता चला हम लोग 2-4 साल और दौड़ेंगे। जो भी लोग हमारे साथ, प्रधान जी की भी ऐसी उम्र है, तो इसमें नौजवानों को जोड़ने की जरूरत है, नौजवानों को नेता बनाने की जरूरत है। आगामी आने वाले भविष्य में वही इस 90% समाज के अगुवा होंगे और बारी बारी से उनको मुखिया बनने का मौका मिलेगा। मैंने इसलिए कहा कि इस किताब को पढ़िएगा जरूर। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, किसी भी जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, सारे संविधान की धाराओं को बदल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के पास हम लोगों ने तो धाराओं के बारे में ऐसा लिख दिया है कि वह बदल नहीं सकता। न पार्टी का नाम बदल सकता है और न वो धारा बदल सकता है। ये कार्यकाल 3 साल का, अब फिर उस जाति का फिर दोबारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस परिवार का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। देख लीजिएगा, वो चुनाव आयोग से आप शायद ऑनलाइन गूगल से या RTI से मांग लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसमें कोई झूठ की राजनीति नहीं है, क्योंकि अन्य पार्टियां आई, कांसीराम साहब आए, बहुजनों की बात किया, लेकिन बाद में सर्वजनों की हो गई। मुलायम सिंह जी आए, समाजवाद की बात किया और बाद में पूंजीवाद हो गया। सोनेलाल जी आए, सबको समान भागीदारी की बात किया, लेकिन बाद में एक अपने परिवार की बात हो गई, उनके पार्टी की एक जाति की हो गई। इसलिए साथियों, हम लोगों ने लिखित रूप से दे दिया है। इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और सम्यक पार्टी के साथ जुड़ने का काम करिएगा, तभी 90% समाज के लोगों का भला होगा साथियों। और नहीं तो हम समस्याओं का अंबार गिनाते रहे, तमाम जाति के नेता, हर जाति के नेता हम लोगों के बीच में आते रहेंगे, हमको बरगलाएंगे, हमारा वोट लेकर के जाएंगे, लेकिन कभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं करेंगे, अधिकार की बात नहीं करेंगे, सम्मान की बात नहीं करेंगे, केवल गुलाम बनाने की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चुनाव जब आएगा तो हर जाति का नेता गली गली घूमने लगता है। हम आपके रिश्तेदार हैं, आपकी बिरादरी के हैं, फला पार्टी ने आपके लिए ये कर दिया है, फला पार्टी ने ये कर दिया है, तो इनसे सावधान हो जाइए। अब एक विचारधारा को लेकर के हम लोग चलने का काम करें कि यह देश लोकतांत्रिक है तो पार्टी भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। सबको बारी बारी से हक अधिकार मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर कभी आप लोग बुलाएंगे तो हम विस्तार से आपसे बात करेंगे।